हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुशी और बहुत ही दुखी भी होंगे आप लोग, क्योंकि किसी के लिए एग्ज़ाम बहुत खुशी की बात है और किसी के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया। तो देखिए, आज आप लोग को कराने वाले हैं मेजर 6 का क्वेश्चन आंसर, यानी जो आप लोग का मेजर 6 का क्वेश्चन पेपर आया था सेमेस्टर 4 में 2022-26 के सेशन में, आप यहाँ देख सकते हैं, उसी का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही आपको ऐसा 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। 2 क्वेश्चन फिक्स है, यहीं से रिपीट हो जाएगा आप लोग को बताने वाले क्वेश्चन जो भी VI है। तो देख सकते हैं आप लोग का UG सेमेस्टर 4 सेमेस्टर यानी मेजर 6 का हिस्ट्री का पेपर है, जो 2022-26 सेशन में आया था। तो आप लोग पैटर्न तो जानते ही होंगे, जिसे आप लोग का सेमेस्टर 1, 2, 3 में एग्ज़ाम हुआ था, सेम पैटर्न के साथ आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कंपलसरी, यानी जो ग्रुप ए रहता है उसमें कंपलसरी 5 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को वही करना है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया? जजिया कर क्या होता था? यानी जो गैर मुसलमान थे, मतलब जो मुसलमान नहीं थे, उन पर लगाया जाता कर। तो उस कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी बी है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो आप लोग जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हुआ था, और किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। आप लोग याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी जो यहाँ दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा दूसरा नंबर का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी सी है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? तो आप लोग जानते होंगे हुमायूं का जन्म काबुल अफगानिस्तान में हुआ। और अगर पूछ लिया जाए अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो अकबर का जन्म आप लोग याद रखना है कहाँ हुआ है। अकबर का जन्म हुआ है 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में। कहाँ? आप लोग एक बार याद रखिए, अकबर अमरकोट, अकबर से रिलेट कीजिएगा अमरकोट। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में, और 1542 में हुआ। आप लोग डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, दहसाला व्यवस्था किसने लागू की? तो दहसाला व्यवस्था अकबर ने, सॉरी हाँ अकबर हो जाएगा, राजा टोंडरमल उसके अधिकारी थे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? दहसाला व्यवस्था किसने लागू की? तो यहाँ हो जाएगा अकबर ने, और 1580 से 82 में की थी। तो आप लोग याद रखिए अकबर, टोडरमल नहीं मत लिखिएगा, टोडरमल था अकबर का वित्त मंत्री। तो याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर? अकबर। और ई नंबर क्वेश्चन है, सद्र उस सुदूर नामक प्रशासनिक अधिकारी किस विभाग से संबंधित है? तो धर्म और दान विभाग से। आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में आएगा। चलिए क्वेश्चन भी कराते हैं साथ आप लोग को, इसका आंसर कराएंगे साथ ही नीचे PDF में। लाल किले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए यह पूछ सकता है किसने बनवाया था लाल किला, तो आप लोग याद रखिए शाहजहां है। देखिए ये सब क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आप लोग के एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन, शुरुआत वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये भी क्वेश्चन VVI है, तो आप लोग थोड़ा शिवाजी के विषय में जान लीजिएगा। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप, अकबर की धार्मिक नीति। ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा, फिक्स है आएगा, आप लोग को बता रहे हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग के एग्जाम में फिक्स है। VVI आप लोग नोट करके आप लोग को जो आंसर बताने वाले हैं बढ़िया से देख लीजिए, आप लोग के एग्जाम में आएगा। और देख लीजिए 5 नंबर, ये सब क्वेश्चन के आंसर कराते हैं आप लोग को PDF में। चलिए नीचे तो देख सकते हैं, मनसाबदारी व्यवस्था पर निबंध लिखना है, और लिखना है मुगल स्थापत्य कला और मुगल कालीन। देखिए ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में, स्थापत्य कला मतलब क्या होता है, यानी मुगल काल के दौरान कौन कौन सी स्मृतियाँ, कौन कौन से मंदिर या जो भी मस्जिद या जो भी कला दिखाए गए थे, यानी स्थापत्य कला, वही सब के विषय में आप लोग को चर्चा करना है। तो ये क्वेश्चन जो 7 नंबर है, ये हो सकता है आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन, और आप लोग को जो अकबर की धार्मिक नीति बताएं और लाल किले, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को प्रयास करते हैं कि कुछ पॉइंट आप लोग को बढ़िया से याद करा दें। तो देखिए यहाँ से आंसर है, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। लाल किले पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो आप लोग का प्रश्न था 5 मार्क्स वाला। देखिए चलिए बताते हैं आप लोग को। लाल किला दिल्ली में स्थित है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, जिसमें इसमें इसकी सुरक्षा मजबूत रहती है, इसकी सुरक्षा मजबूत रहती है। और इसका निर्माण वर्ष देख लीजिए, इसका निर्माण कब हुआ था, कंस्ट्रक्शन, यानी इसका निर्माण 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। तो आप लोग ये याद रखिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, जब दिल्ली से आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था, तभी बनाया गया था। तो वास्तुकला, आर्किटेक्चर, यानी
यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसमें मुगल, फारसी और भारतीय शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यानी इनमें क्या क्या है, भारतीय शैली भी है और मुगल है और फारसी, जो इसे अद्वितीय बनाता है, यानी कह सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव और अलग बनाता है। मुख्य भवन क्या है, यानी जो मेन इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, किले के अंदर क्या है, दीवान ए आम जिसे क्या कहते हैं जनसभा, दीवान ए खास विशेष सभा और रंग महल जैसे महत्वपूर्ण भवन है, यानी मुख्य भवन ये सब हैं जो शाही जीवन के दर्शाते हैं। यानी शाही जीवन मतलब क्या हो गया, जो आप बहुत रईसी में जी रहे हैं तो उसे कह सकते हैं शाही जीवन, या राजा को भी। आगे और अगला पॉइंट है ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो लाल किला भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जहां हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। यह पॉइंट आप लोग जानते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान स्थिति यानी लाल किले की। ये 5 नंबर का है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। आज यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, आप लोग जानते होंगे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है अगला पॉइंट, और देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है, यानी बहुत विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने अभी आते हैं लाल किला को देखने के लिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 2 नंबर का प्रश्न समाप्त हो गया। थोड़ा ब्रीफ में यानी शॉर्ट में बताए थे आप लोग को। और तीसरा प्रश्न है शिवाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी। आप लोग जानते होंगे शिवाजी पर संक्षिप्त टिप्पणी बताना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है, जन्म और प्रारंभिक जीवन शिवाजी का। शिवाजी का जन्म 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1630 और महाराष्ट्र में। उनकी माता का नाम जीजाबाई, उनमें देशभक्ति और वीरता के गुण विकसित किए। यानी जो उनकी माताजी, शिवाजी की माताजी कौन, जीजाबाई ने उनमें मतलब शिवाजी में देशभक्ति यानी देश से प्रेम और वीरता के गुण विकसित किए अपने पुत्र में, जीजाबाई ने यानी शिवाजी में। संस्थापक, वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक, यानी मराठा साम्राज्य के संस्थापक पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, शिवाजी। और उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो मुगलों के विरुद्ध था, यानी मुगलों के विरुद्ध एक स्थापना राज्य की मराठा साम्राज्य, जिसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। और मुगलों के विरुद्ध मतलब यानी मुगलों से अधिकतर आप लोग जानते होंगे शिवाजी का संघर्ष हुआ था। वीरता और युद्ध नीति, शिवाजी अपनी बहादुरी और गोरिल्ला युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे। यानी जो शिवाजी आप लोग जानते भी होंगे बहादुरी के लिए और गोरिल्ला युद्ध, उन्होंने छोटी सेना के साथ बड़े शत्रुओं को हराया था। आगे बढ़ते हैं, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन कैसे करते थे, यानी शासन कैसे करते थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, यानी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था वहाँ प्रशासन का, जिसमें न्याय, सुरक्षा और कर व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाता था। यानी जो प्रशासन शासन किया जाता था उसमें न्याय, सुरक्षा और कर व्यवस्था का पर यानी विशेष ध्यान दिया जाता था। धार्मिक सहिष्णुता मतलब क्या हो गया, यानी सभी धर्मों के प्रति अच्छे व्यवहार, धार्मिक सहिष्णुता कर सकते हैं। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे, यानी शिवाजी आप लोग जानते होंगे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने कभी भी निर्दोष लोगों या महिलाओं का नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इसी प्रकार आप लोग को दूसरा नंबर का आंसर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। और जब भी निबंध दिया जाए आप लोग को पॉइंट में ही लिखना है। ऐसे ही निबंध एक बार कह सकते हैं एकदम पूरा लाइन बाय लाइन जैसे हम लोग कविता या कहानी लिखते हैं उस प्रकार नहीं लिखना है, थोड़ा पॉइंट में लिखना है ताकि बढ़िया दिखे और नंबर मिल जाए आप लोग को पूरा। और राज्याभिषेक, 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति का उपाधि दी गई। आप लोग जानते भी होंगे छत्रपति शिवाजी नाम से भी जाना जाता था, जिससे उनका शासन और मजबूत हुआ। महत्व इम्पोर्टेंस क्या है, तो शिवाजी आज भी साहस, नेतृत्व और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और भारतीय इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार आप लोग का यहाँ प्रश्न खत्म हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन 4 नंबर का आने वाले, आप लोग को पहले भी पता है ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में, ठीक है, देखिए हूबहू ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, आप लोग को बता रहे हैं। चलिए कराते हैं आप लोग को क्वेश्चन। देखिए अकबर की धार्मिक नीति को विषय में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख लेना है आप लोग को। अकबर मुगल साम्राज्य के महान शासक थे, यानी सबसे महान, आप लोग जानते होंगे सबसे महान शासक मुगल काल का किसे कहा जाता है, अकबर को ही कहा जाता है, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता मतलब आप लोग को बताएं कि सभी धर्मों के प्रति अच्छे व्यवहार ही सहिष्णुता कहलाता है। और सामान्य नीति अपनाई, सामान्य मतलब सभी समतुल्य कह सकते हैं यानी इक्वल। उनकी नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता स्थापित करना था। यानी जो आप लोग अकबर जानते होंगे
उनका ऐसा उद्देश्य बताया जाता है कि वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और सभी धर्मों के बीच एकता बनाना चाहते थे। और अगला पॉइंट है सुलह कुल की नीति। अकबर ने सुलह कुल अर्थात सभी धर्मों सभी के साथ शांति और समान व्यवहार की नीति अपनाई। इसके तहत सभी धर्मों के लोगों का सम्मान अधिकार दिया गया। आप लोग को पूछा जाए तो सुलह कुल की नीति अपनाई थी, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। धार्मिक करों का उन्मूलन, यानी उन्मूलन मतलब क्या हो गया, समाप्त, यानी धार्मिक करों का समाप्त कर दिया गया अकबर द्वारा, जैसे कि आप लोग को बताए थे जाजिया कर। उन्होंने जाजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया और जिससे हिंदू प्रजा को राहत मिली और धार्मिक समानता को बढ़ावा मिला। यानी आप लोग बताएं कि 1564 में जाजिया कर समाप्त कर दिया था और जितने भी कर होते थे टैक्स यानी तीर्थ में, उन सबको समाप्त कर दिया था। अगला पॉइंट है इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना आप लोग जानते हैं अकबर ने बनवाया था और अकबर ने क्या करता था, इबादत खाना में सभी धर्मों के जो जितने भी ग्रंथ थे वो अपने कह सकते हैं अपने सेवक रखते थे और उन्हीं से पढ़वाते थे और साथ में अध्ययन भी करते थे और सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थे वो सीखते भी थे। आप लोग जानते हैं अकबर प्राणायाम करते थे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च कीजिए, अकबर जो प्राणायाम करते हैं मतलब सूर्य देव को जल भी अर्पण करते थे। आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोग जान पाएंगे। फतेहपुर सीकरी ने इबादत खाना की स्थापना की गई। इबादत खाना की स्थापना जहाँ विभिन्न धर्मों के ग्रंथों को रखा जाता था इबादत खाना में, जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच चर्चा होती थी। यानी अकबर यानी जितने भी धर्म थे उन सबके विद्वान आते थे और उन धर्मों पर चर्चा होती थी। इसके धार्मिक विचारों का आदान प्रदान हुआ इबादत खाना में, आप लोग याद रखिए। दीन ए इलाही अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया जिसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को शामिल किया। यानी जितने भी धर्म हैं उन सबसे जो सबसे अच्छा चीज़ था उन सबको मिलाकर क्या बनाएगा, दीन ए इलाही। हालांकि इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया, लेकिन इसका काफ़ी कह सकते हैं लोगों ने अपनाया नहीं। और अगला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता। उन्होंने हिंदू राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें प्रशासन में उच्च पद दिए जिससे आपसी विश्वास बढ़ा है। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर कैसे जोर दिया, उन्होंने राजपूतों से वैवाहिक संबंध अपना लिया और प्रशासन में जो राजपूत थे उन सबको ऊंचा पद दिया। निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं अकबर की धार्मिक नीति उदार और दूरदर्शी थी। दूरदर्शी मतलब यानी भविष्य को सोचकर, आगे की सोचकर कह सकते हैं। इसने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और भारतीय समाज में सद्भाव को मजबूत किया, यानी सभी के प्रति अच्छे व्यवहार को मजबूत किया। इसी प्रकार आप लोग को लिखना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आप लोग को बताएं अकबर की धार्मिक नीति, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है औरंगजेब की दक्कन नीति का विश्लेषण। तो औरंगजेब परिचय यहाँ लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। तो आप लोग जानते होंगे यानी मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को माना था, जो 1948 में मृत्यु शायद हुआ था, उसको माना जाता। लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक यानी अंतिम शक्तिशाली किसे माना जाता है, तो औरंगजेब को ही। उनकी दक्कन नीति का उद्देश्य दक्षिण भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना था। यानी जो उनकी दक्कन नीति मतलब औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी उन पर उसका उद्देश्य क्या था, यानी जो जितने भी दक्षिण राज्य हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया जाए। और सबसे कह सकते हैं रोस्ट या सबसे खराब कह सकते हैं मुगल शासक किसे माना जाता है, तो औरंगजेब को ही। ढक्कन अभियान औरंगजेब ने बीजापुर और गोलमुंडा जैसे राज्यों को जीतने के लिए लंबे समय तक युद्ध किए और अंततः उन्हें अपने अधीन कर लिया। यानी आप लोग जानते हैं बीजापुर गोलकुंडा ये क्षेत्र कहाँ है, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है। कहाँ, महाराष्ट्र में। इस सब क्षेत्र को अंततः ढक्कन अभियान के दौरान अपने अधीन कर लिया, यानी अपने कब्जे में कर लिए। और अगला पॉइंट है मराठों से संघर्ष, यहाँ देख सकते हैं। अगला पॉइंट है उन्होंने मराठों के खिलाफ लगातार युद्ध किया, विशेष रूप से शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के साथ संघर्ष किया। यह संघर्ष लंबे समय तक चला। आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिक में क्या क्या प्रभाव पड़ा, वित्तीय कह सकते हैं। दक्कन युद्धों से बहुत धन और संसाधन खर्च हुए जिससे मुगल खजाना कमज़ोर हो गया और अर्थव्यवस्थाएं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट है प्रशासनिक समस्याएं, यानी शासन करने में कौन कौन सी समस्याएं हो रही थी। तो लंबे युद्ध के कारण प्रशासन कमज़ोर हो गया। यानी जो एक आप लोग जानते हैं ढक्कन की नीति शायद 1664 में शुरू हुई थी। तो आप लोग थोड़ा एक बार मैनेज कर लिए, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं याद है।
तो 1664 से लगभग कह सकते हैं 1707 तक, या शायद थोड़ा डेट आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। लंबे युद्धों के कारण प्रशासनिक कमजोर हो गया था और भारत में विद्रोह बढ़ने लगा था। विफलता के क्या क्या कारण थे? तो औरंगजेब की कठोर नीतियाँ, लंबा युद्ध और मराठाओं की गरिल्ला नीति, उसका नीति की यानी जो ढक्कन नीति थी, असफलता का प्रमुख कारण बना। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं? कॉन्क्लूजन। देखिए, जब भी आप लोग को क्वेश्चन 15 मार्क्स का आए तो आप लोग कॉन्क्लूजन जरूर लिखिएगा लास्ट में। कॉन्क्लूजन मतलब क्या है? सार, जो आप लोग बताएं। जैसे कि ढक्कन नीति के विषय में लिखना था, तो ढक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया, यानी जो उसमें संक्षेप में शॉर्ट में कह सकते हैं जो मूल भाव है उसी को यहाँ लिख देना है निष्कर्ष में। इसके पतन की प्रक्रिया तेज कर दी गई, यानी मुगल साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। मनसबदारी व्यवस्था, यह भी अकबर ने ही लागू किया था, आप लोग जानते होंगे। परिचय। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रशासन और सेना को संगठित करना था, यानी कह सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन और सेना को संगठित रखना। मनसब का अर्थ क्या होता था? यानी मनसब का अर्थ होता पद या रैंक। प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित मनसब दिया जाता था, यानी रैंक पद दिया जाता था, जिससे उसकी स्थिति और वेतन निर्धारित होता था। यानी जैसा कि आप लोग आज देखते हैं एसपी, डीएसपी या इसी प्रकार रैंक होता है, यानी उससे उसकी वेतन और उसकी स्थिति निर्धारित रहती है। जात और सवार क्या थे? तो जात और सवार मनसबदारी के दो प्रकार के पद थे। जात और सवार, जात पद व्यक्ति की स्थिति दर्शाता है, यानी जात पद में जो रहता था वो व्यक्ति की स्थिति दर्शाता है, जबकि सवार पद में उसकी सेना की संख्या बताता था। अगला पॉइंट है नियुक्ति और पदोन्नति। पदोन्नति मतलब क्या होगा? धीरे धीरे, जैसे कि कोई पोस्ट होता है जैसे कि प्रमोशन होता है, जैसे अब एसपी हैं तो डीएसपी, इसी प्रकार जो प्रमोशन उसको कह सकते हैं पदोन्नति। मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति सम्राट द्वारा की जाती थी। उनकी योग्यता और सेवा के आधार पर पद बढ़ाया या घटाया जाता था, यानी घटाया भी जाता था पद उस समय में, कह सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था के तहत। वेतन व्यवस्था। मनसबदारों के वेतन नगद या जागीर के रूप में दिया जाता था। जागीर के रूप में मतलब जागीर के रूप में जैसा कि जितने क्षेत्र अकबर के क्षेत्र में आते थे कुछ सारा क्षेत्र कह सकते हैं दिया जाता था जागीरों को, सॉरी जिस व्यक्ति को, जिस सब जैसे जाट बताएं वो सबको एक क्षेत्र दिया जाता था। वहाँ से जो भी कलेक्शन होता था टैक्स उसी को क्या करता था? वही रख लेता था, जो क्षेत्र वही रख लेता, यानी कुछ भाग राजा को देकर वह रख लिया करता था, तो उसी को कहते थे जागीर। उन्होंने अपनी सेना का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था, यानी जो जो भी जागीर होते थे। और महत्व क्या क्या हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था? इस व्यवस्था में मुगल प्रशासन को मजबूत बनाया और सेना को व्यवस्थित रखा। इसे केंद्रीय सत्ता को नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में थी? तो अकबर के हाथ में। तो दोस्त क्या क्या हो जाएंगे इस व्यवस्था की, मनसबदारी व्यवस्था की? समय के साथ इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया, यानी जैसे जैसे समय बदला गया, जैसे जागीरदारों को दिया जाता था जिस क्षेत्र में, बहुत सारे जागीरदार क्या करते थे? अपने टैक्स कलेक्ट करके राजा को नहीं दिया करते थे। तो मनसबदार अपने कर्तव्यों को सही पालन नहीं करते थे, जिससे व्यवस्था कमज़ोर हो गई। इसी प्रकार आप लोग लास्ट में निष्कर्ष बना के लिख दीजिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ में प्रभावी, लेकिन बाद में इसके दोषों के कारण यह कमज़ोर हो गई और मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया, यानी जो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था धीरे धीरे, उसमें काफ़ी योगदान रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा, देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन बताएं और अकबर की धार्मिक नीति, ये सब दोनों क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। मुगल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, ये देखिए, चलिए बताते हैं। मुगल स्थापत्य कला भारतीय, फारसी, तुर्की और शैलियों का अद्भुत संगम है, यानी तीनों का मिश्रण कर सकते हैं, जो मुगल शासकों के समय विकसित हुई। भव्यता और समरूपता। मुगल इमारतों में विशालता और संतुलन देखने को मिलता है। सभी संरचनाएं सममित होती थी, जिसमें उनकी सुंदरता बढ़ती, यानी जितने भी भवन थे, कह सकते हैं जितने भी इमारत बनाए जाते थे उन सब की भव्यता यानी बहुत बड़ा और समरूपता थी। गुंबद और मेहराब। मुगल स्थापत्य की प्रमुख पहचान बड़े बड़े गुंबद और सुंदर मेहराब जो इमारतों को आकर्षक बनाते थे। उद्यान व्यवस्था।
चारबाग शैली के बगीचे बनाए जाते थे जो स्वर्ग की कल्पना पर आधारित थे, यानी जो जन्नत होता है उसी की कल्पना के आधारित होता था, और इमारतों को चारों ओर बनाए जाते थे। संगमरमर और पत्थर का उपयोग लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की अधिक उपयोग किया जाता था। जैसे कि लाल बलुआ पत्थर आप लोग का उपयोग कहाँ बताएं, लाल किला में, और संगमरमर कहाँ है, सफ़ेद संगमरमर। तो आप लोग बताइएगा, ताजमहल, सॉरी बता ही देते हैं, ताजमहल होगा। ताजमहल आप लोग देखे होंगे कैसा एकदम सफ़ेद संगमरमर से पूरा बनाया गया है। जैसे ताजमहल संगमरमर का प्रयोग यहाँ आप देख सकते हैं नीचे। और सजावट, डेकोरेशन कैसे किया जाता था, तो दीवारों पर नक्काशी, जड़ाऊ काम और सुंदर चित्रकारी की जाती है, यानी बहुत पेंटिंग बनाया जाता था दीवारों पर, जिससे इमारतें अत्यंत सुंदर बनती थी। प्रमुख उदाहरण क्या क्या है मुगल स्थापत्य कला का, जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसे भवन मुगल स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, तो निष्कर्ष में लिख सकते हैं मुगल स्थापत्य कला ने भारतीय वास्तुकला को नीचे ऊंचाई दी, और आज भी यह विश्व भर में प्रसिद्ध है, और लाखों पर्यटक भी आते हैं, जैसे कि ताजमहल को देखने, लाल किला, ये सब स्थल देखने आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, या तो थोड़ा कर सकते हैं स्पीड से, थोड़ा पढ़ ही देते हैं, अगर हो सकता है इससे विषय में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। मुगल काल में भारतीय व्यापार और वाणिज्य प्रमुख केंद्र था। इस समय आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों विकास हुए, यानी आंतरिक व्यापार भी, यानी लोग गांव शहर या जितने भी शहर थे उन सब में एक्सपोर्ट होता था, और विदेश भी व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार में देश के विभिन्न भागों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी जो अन्य अन्य भाग थे उन सब पर भी व्यापार होता था। और सड़कों और परिवहन के विकास से व्यापार की वृद्धि हुई। और जो बाह्य व्यापार था, एक्सटर्नल ट्रेड कर सकते हैं, भारतीय व्यापार यूरोप, अरब और एशिया के अन्य देशों से होता था। मसाले, कपड़ा, रेशम और नील का निर्यात किया जाता था। मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन कौन से स्थल थे, तो आप लोग याद रखिएगा, सूरत, आगरा, लाहौर और दिल्ली प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जहां व्यापार संचालित होता था। यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी व्यापारी भारत आए और उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। मुद्रा और कर व्यवस्था, जो मुद्रा था और कर व्यवस्था, मुगल शासकों ने एक मजबूत मुद्रा प्रणाली बनाई और कर व्यवस्था बनाई, जिससे व्यापार सुचारू रूप से चलता रहा। महत्व क्या क्या था, तो व्यापार से राज्य की आय बढ़ी, यानी आप लोग जानते होंगे जैसे ही व्यापार हो गया, आप ही कुछ काम कर रहे हैं तो व्यापार होगा, तो आप लोग की आय बढ़ी होगी। कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लोग का हो सकता है मनी जरूर बढ़ेगा, यानी पैसा बढ़ेगा। भारतीय आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। और निष्कर्ष में लिख देना है आप लोग को लास्ट में, मुगल कालीन व्यापार ने भारत को विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। और 9 नंबर प्रश्न है, उत्तरकालीन मुगलों पर निबंध। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं ये क्वेश्चन। 9 नंबर आप देख लीजिए, यही आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग बताइएगा आप लोग का माइनर क्या है, माइनर सब्जेक्ट आप लोग को कमेंट करना है। जो भी आप लोग का माइनर है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।